प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। अर्थात आज हमारी चर्चा का जो विषय होगा वो लोकतंत्र का तीसरा सिद्धांत एवं दृष्टिकोण होगा। मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को लोकतंत्र के दो सिद्धांत ठीक से समझा दिए हैं। प्लेलिस्ट में देखिएगा कौन कौन सा। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, दूसरा लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। इनके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। लोकतंत्र का तीसरा सिद्धांत ले रहे हैं हम आज, और वो कौन सा है? विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो हम लोकतंत्र का अभिजन वर्गीय सिद्धांत समझाएं। सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हम प्रतिदिन जो लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बाय। समझिए, देखिएगा वास्तव में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? लोकतंत्र की। भाई, लोकतंत्र एक अवधारणा भी है, लोकतंत्र एक शासन का प्रकार भी है, लोकतंत्र एक जीवन जीने का ढंग भी है, और लोकतंत्र एक व्यापक विचारधारा भी है। क्या है? एक व्यापक विचारधारा भी है। इसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। अब चूंकि हमें लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत समझना है, पृष्ठभूमि बनाता हूं मैं। ध्यान दें भाई, वास्तव में लोकतंत्र में सत्ता का उपयोग कौन करता है? नंबर 1 प्रश्न। शासक शासित के मध्य किस प्रकार के संबंध होते हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था, वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम समझेंगे, मूल्य व्यवस्था क्या है? भाई, इन तीनों प्रश्नों पर वास्तव में मतभेद बना हुआ है। इस चिंतन की परिणति के स्वरूप या इस चिंतन के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के 5 प्रमुख सिद्धांत उभरकर सामने आते हैं। कौन कौन से? लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। मतलब वास्तव में जो लोकतंत्र के अंतर्गत ये 3 प्रश्न है कि भी सत्ता का उपयोग वास्तव में करता कौन है, शासक शासित के मध्य संबंध किस प्रकार के हैं, और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या है। भाई, इन तीनों प्रश्नों पर मतभेद है, और ये जो लोकतंत्र के 5 सिद्धांत हैं भाई, इन तीनों प्रश्नों के अलग अलग उत्तर देते हैं। यही तो लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण है, जिसमें मैंने 2 सिद्धांतों को ठीक से समझा दिया है। आज हम लोकतंत्र के बारे में विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत क्या कहता है, इसका क्या दृष्टिकोण है, किसके प्रति? लोकतंत्र के प्रति। मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा, आप ये सारी बातें समझ जाएंगे। कैसे? भाई, मैंने कहा था कि जो ये 5 सिद्धांत है ना लोकतंत्र के, इन 5 सिद्धांतों में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिए गए हैं। कौन से 3 प्रश्न मैं समझा रहा हूँ। जैसे केवल हम अभिजन वर्ग की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र में सत्ता का उपयोग कौन करता है? भाई,
लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये कहता है कि वास्तव में लोकतंत्र में सत्ता का उपयोग जनसाधारण नहीं करता है। नहीं, तो फिर कौन करता है? इनका कहना है कि अभिजन वर्ग, जो कि संपत्तिशाली होता है, बुद्धिमान होता है, प्रभावशाली होता है। वास्तविक रूप में लोकतंत्र में विशेषकर सत्ता का उपयोग केवल 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 अभिजन वर्ग करता है, विशिष्ट वर्ग करता है। ठीक है, जबकि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत कहता है कि नहीं, गलत बात है, सत्ता का उपयोग जनसाधारण करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न को उत्तर दिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न क्या है? शासक शासित के मध्य किस प्रकार के संबंध होते हैं? भाई, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत इसका उत्तर देते हुए कह रहा है कि नहीं, वास्तव में शासक और शासित के मध्य जो संबंध होते हैं वो बराबरी के नहीं होते हैं, बल्कि वास्तव में नेता और अनुयायी के संबंध होते हैं। इसमें लोकतंत्र में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कह रहा है ये बात। क्या कह रहा है? कि लोकतंत्र में वास्तव में शासक और शासित के जो संबंध होते हैं वो नेता और अनुयायी जैसे होते हैं, स्वामी और सेवक जैसे होते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या है? तो इसके बारे में लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है, अर्थात वास्तव में ये समानता के स्थान पर असमानता पर बल देता है, कि वास्तव में असमानता प्रकृति का नियम है। जैसे मैं कहूँगा, राजनीति विज्ञान के जो जनक थे अरस्तु, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इस बात को स्वीकार किया है। क्या कहा है उन्होंने? कि प्रकृतिया ही कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते, बाकी मंदबुद्धि के होते। प्रकृति से, स्वभाव से। तो क्या अरस्तु अभिजन वर्ग के सिद्धांत का समर्थक नहीं था? यस, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आज के विद्वान कहते हैं कि हमने अभिजन वर्ग का सिद्धांत अब दिया है। जैसे कि रॉबर्ट मिशेल्स हैं, मिचेल्स ही बोलते हैं इसको, रॉबर्ट मिशेल्स हैं, मोस्का हैं, पेरेटो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अभिजन वर्ग का सिद्धांत दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में सिद्धांत छुपा हुआ है। यस भाई, वास्तविक रूप में जो ये सिद्धांत है लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था के बारे में कहता है, क्या कहता है? कि समानता के स्थान पर असमानता पर बल देता है और स्वतंत्रता के स्थान पर सुरक्षा पर बल देता है। ये सिद्धांत, क्या कह रहा हूँ मैं? स्वतंत्रता के स्थान पर सुरक्षा पर बल देता है, जबकि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत स्वतंत्रता पर बल देता है, समानता पर बल देता है। नहीं, मैंने आपको समझाया था ना उस सिद्धांत के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थी, यदि आप हमें ठीक से समझना चाहते हैं तो हमारी प्रत्येक वीडियो को क्रमबद्ध रूप में देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, राजनीति विज्ञान आप चुटकी बजाते हुए समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं स्वास्थ्य के साथ कह रहा हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को। तो ये बात क्लियर होगी, प्रश्न तैयार होगी कि वास्तव में मूलतः भाई ये तीन ही प्रश्न है। इन तीनों ही प्रश्नों पर विद्वान में मतभेद बना हुआ है और इस चिंतन की परिणति ही इन 5 सिद्धांतों में होती है। इस चिंतन के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। बस इस रूप में समझें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़े आगे। अब मैंने यहाँ ये सारी महत्वपूर्ण बातें नोट कर दी हैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए। चलिएगा, शुरुआत क्या कर रहे हैं कि इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। समझ गए? मतलब जो लोकतंत्र का अभिजन वर्गीय सिद्धांत है ना, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों नाम है। इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। मतलब ये केवल अपने जो कुछ भी विचार देता है तो इसके अंतर्गत जो केंद्र बिंदु है वो केंद्र बिंदु है अभिजन वर्ग। सब कुछ अभिजन है। ठीक है, आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में ये बात पूछी जा सकती है। अगली बात ये है कि भाई लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसके समर्थक विद्वान कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है? महत्वपूर्ण एग्जाम पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो इसमें आपके सामने विकल्प दे दिए जाएंगे। अगर आपको महत्वपूर्ण विद्वानों के नाम याद हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मर्जी है जैसे प्रश्न बनाएं। कौन कौन है? रॉबर्ट मिचेल्स, इसे मिशेल्स भी कहते हैं, रॉबर्ट मिशेल्स,
इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है दी पॉलिटिकल पार्टीज, एग्जाम पूछा जाता है। अब इन सब की जो पुस्तकें हैं ना भाई, इनकी चर्चा हम करेंगे जब हम अलग से अभिजन सिद्धांत समझाएंगे। यहाँ तो हम लोकतंत्र के सिद्धांत समझा रहे हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा व्यापक नहीं ले रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। मेरा मूल लक्ष्य एक ही है, मेरे विद्यार्थियों का हित। रॉबर्ट मिचेल्स साइंस के समर्थक, मिशेल्स भी बोलिएगा। मोस्का है, मोस्का की महत्वपूर्ण पुस्तक है दी रूलिंग क्लास। इन दो में से एक पुस्तक एग्जाम पूछी जाती है, इसलिए मैंने दोनों का नाम लिया है। क्या? मोस्का की पुस्तक है दी रूलिंग क्लास। अगला है समर्थक प्रतिपादक, पैरेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स ये महत्वपूर्ण है, बाकी और बहुत हैं, उनकी चर्चा हम अभिजन सिद्धांत में करेंगे। नोट कीजिएगा, अभिजन सिद्धांत जब हम अलग से समझाएंगे तो सबको क्रमबद्ध रूप में समझेंगे। हाँ, शक्ति के बारे में हमने जो सिद्धांत दिया है, शक्ति का अभिजन वर्गीय सिद्धांत, भाई आप प्ले लिस्ट में देखिएगा, वहाँ पर इन सब की पुस्तकें मैंने बता दी है, अभी भी देख सकते हैं आप। अभिजन वर्गीय सिद्धांत अलग से मैंने अपलोड नहीं किया है, लेकिन शक्ति के बारे में तो मैंने सारी बातें अपलोड कर दी हैं, आप प्ले लिस्ट में देखेंगे। अब चलिए, क्या कि भाई जो ये वास्तव में लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है ना, ये क्या है कि परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र की निम्न मान्यताओं का विरोध करता है। ये मतलब सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है ना, उसकी कुछ मान्यताओं का लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ने विरोध किया है। किस किस बात का विरोध किया है? नंबर 1, लोकतंत्र जनमत का शासन है। मतलब लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि लोकतंत्र जनमत का शासन है, बल्कि वास्तविक रूप में इनका कहना है कि सच्चाई तो यह है, शासन तो केवल अभिजन वर्ग करता है। कौन करता है? केवल अभिजन वर्ग करता है। ठीक है। दूसरी किस बात का विरोध किया इन्होंने? व्यवहार में लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन। मतलब लोकतंत्र के जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसके द्वारा या इसके प्रतिपादकों के द्वारा लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की इस मान्यता का विरोध किया कि व्यवहार में लोकतंत्र का अर्थ बहुमत का शासन है। भाई, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत स्पष्ट रूप में कहता है कि लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन, लेकिन लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहता है गलत बात। वास्तविक रूप में सब कुछ अभिजन वर्ग है, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के शासन का समर्थन कर रहे हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में बहुसंख्यक वर्ग के ऊपर अल्पसंख्यक वर्ग शासन करता है, जो कि बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, इसी के साथ में धनवान होते हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में बहुमत का शासन नहीं होता है, बल्कि कुछ लोगों का शासन होता है। कैसे लोगों का? ऐसे लोगों का जो बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, चतुर होते हैं, जिनमें शेर और लोमड़ी जैसे गुण पाए जाते हैं। सच्चाई है ये। अब इसके बाद में लेंगे हम इस सिद्धांत की मूल मान्यताएं, लक्षण क्या है। किसकी? लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इसकी क्या मान्यताएं, क्या लक्षण है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। अब मान्यताएं लक्षण समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, यदि ये पृष्ठभूमि समझ गए हैं तो। चलिए, पहली मान्यता है, शासन की सत्ता एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग में निहित होती है जो उस समाज का अभिजन वर्ग होता है। क्लियर बात है भाई। जैसे मैंने कहा था ना कि बहुमत के शासन का ये विरोध करते हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में शासन तो अभिजन वर्ग के द्वारा किया जाता है, जो संख्या में कम होता है, इसलिए अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग पर शासन करता है। जबकि लोकतंत्र में बहुमत के शासन की बात की जाती है। कौन से लोकतंत्र में? परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र का जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है बहुमत के शासन की बात करता है, और लोकतंत्र का जो अभिजन वर्गीय सिद्धांत है वो अल्पसंख्यक वर्ग के शासन की बात करता है, अभिजन वर्ग के शासन की बात करता है। तो क्लियर हो गई है। शासन की सत्ता एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग में निहित होती है जो उस समाज का अभिजन वर्ग होता है, विशिष्ट वर्ग होता है, जो जिसके पास वास्तविक रूप बुद्धि भी होती है, धन भी होता है, बल भी होता है, चतुरता भी होती है, षड्यंत्र रचने में भी माहिर होते हैं। दूसरा क्या है? लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन समझना अनुचित है। दूसरा लक्षण इसका यह है कि जो लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन समझना अनुचित है। मतलब लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये कह रहा है कि भाई लोकतंत्र का अर्थ आप ये ना समझें कि जनता का शासन है, जबकि
परंपरागत उदारवादी सिद्धांत तो ये कहता है कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, लेकिन विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कह रहा है कि गलत बात है। वास्तविक रूप में लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि जनता का शासन है, बल्कि जनता तो सिर्फ इतना काम करती है, कितना काम करती है कि जनता के द्वारा वास्तविक रूप में चुनाव के समय केवल अपने मत का प्रयोग किया जाता है, और मत के प्रयोग में वास्तविक रूप में जो अभिजन वर्ग होते हैं, अभिजन वर्गों में से ही किसी एक को चुन देते हैं। इसलिए वास्तविक रूप में इन अभिजन वर्गों में ही सत्ता के लिए संघर्ष होता है और जनता मतदान के द्वारा इनमें से ही एक को चुन देती है। तो वास्तविक रूप में जनता का शासन नहीं है, बल्कि अभिजन वर्ग का शासन है। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, मतदान के द्वारा शासन करने वाले अभिजन वर्ग का चुनाव करते हैं बस केवल जनता, तो मतदाता तो केवल इनका चुनाव करते हैं। जो अभिजन वर्ग होते हैं ना, उनमें से एक का चुनाव कर देते हैं। भाई एक शासक अभिजन वर्ग होता है, दूसरा जो है हम ये कह सकते हैं कि विरोध में जो बैठता है विरोधी है अभिजन वर्ग होता है, शासक अभिजन वर्ग होता है, विरोधी अभिजन वर्ग होता है। तो जनता इन दो में से एक को चुन देती है बारी बारी से, या हो सकता है 2 बार में एक को चुन दे, फिर तीसरी बार में दूसरे को चुन दे। मतलब मूल बात यहाँ ये जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र में जनता का शासन नहीं होता है, बल्कि वास्तविक रूप में जनता तो केवल अभिजन वर्ग का चुनाव करती है। तो वास्तविक रूप में शासन तो किसका होता है? अभिजन वर्ग का ही होता है। तीसरा है, जनता के लिए शासन अवश्य होता है। अब ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये कह रहा है कि ये बात सही है कि लोकतंत्र में जनता का शासन तो नहीं होता है, लेकिन जनता के लिए शासन अवश्य होता है। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कह रहा है कि वास्तविक रूप में अभिजन वर्ग के द्वारा जनहित में नीतियां बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि अगली बार दोबारा से जब चुनाव हुए तो जनता उनको चुनाव में मतदान देते समय उनका समर्थन करे, उनके पक्ष में मत दे। इसलिए वास्तविक रूप में लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत इस बात को स्वीकार करता है कि वास्तविक रूप में यहाँ जनता के लिए शासन अवश्य किया जाता है। अभिजन वर्ग के द्वारा जनहित में नीतियाँ बनाई जाती हैं, जन कल्याण के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। इस बात का लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत भी समर्थन करता है। चलिए, अब चौथा जो इसका लक्षण है वो है लोकतंत्र के संचालन में अभिजन वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चौथा लक्षण है कैसे? ए, अभिजन वर्ग लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप देता है। क्या? ध्यान दीजिएगा, अभिजन वर्ग ही लोकतंत्र को वास्तव में व्यवस्थित रूप देता है, वरना लोकतंत्र भीड़ तंत्र बन सकता है। यस, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको समझाऊंगा, सच्चाई है इसमें। बी है, अभिजन वर्ग शिक्षा धन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। क्या? अभिजन वर्ग शिक्षा धन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। मैंने आपको पहले बता दी थी ये बात। तो वास्तविक रूप में इसीलिए चूँकि अभिजन वर्ग शिक्षा में भी जो है श्रेष्ठ होता है, धन में भी श्रेष्ठ होता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति शिक्षा में श्रेष्ठ होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, फिर ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में लोकतंत्र का संचालन करने में कोई परेशानी नहीं आ सकती। सी है, शासन क्षमता की श्रेष्ठता का मूल कारण अल्पसंख्यक होना ही है। अर्थात वास्तविक रूप में जो शासन क्षमता की श्रेष्ठता है उसका मूल कारण यही है कि जो ये अभिजन वर्ग होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं, और जो अल्पसंख्यक होते हैं इस कारण वास्तविक रूप में संगठित होते हैं। जो बहुसंख्यक होते हैं वो संगठित नहीं होते हैं, और जो संगठित होते हैं वो ठीक से शासन व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। डी, इसका अगला है ए बी सी, इसके बाद में डी आ जाएगा, डी ई एफ। सामान्य व्यक्ति स्वतंत्रता की तुलना में सुरक्षा को अधिक पसंद करता है, वह अभिजन वर्ग के नेतृत्व में सुरक्षित अनुभव करता है। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ लोकतंत्र के संचालन में अभिजन वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए होती है, क्योंकि जनसाधारण वास्तविक रूप में अभिजन वर्ग के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित मानता है। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति स्वतंत्रता की तुलना में सुरक्षा को अधिक पसंद करता है। लोकतंत्र का जो अभिजन वर्गीय सिद्धांत है वो कह रहा है कि व्यक्ति स्वतंत्रता की तुलना में सुरक्षा को ज़्यादा पसंद करता है। मैंने प्रारंभ में आपको बता दिया था कि इनकी लोकतंत्र की मूल व्यवस्था ही है कि ये स्वतंत्रता के स्थान पर सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं, और जनसाधारण भी वास्तविक रूप में अभिजन वर्ग के अधीन अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। इसके बाद में ई है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल व्यवस्था अभिजन वर्ग की सत्ता को संस्थागत रूप प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में राजनीतिक दल व्यवस्था अभिजन वर्ग की सत्ता को संस्थागत रूप प्रदान करती है। पार्टी सिस्टम जो होता है ना, वही वास्तविक रूप में जो अभिजन वर्ग होता है उसकी सत्ता को संस्थागत रूप प्रदान कर देता है। वास्तविक रूप में तो जो सत्ता के लिए संघर्ष होता है वो अभिजन वर्गों में ही होता है, ये सिद्धांत कह रहा है ये बात।
ठीक है। इनका कहना है कि जनसाधारण का कोई रोल नहीं होता है। जनसाधारण तो जो अभिजन वर्ग हैं, अभिजन वर्ग के जैसे मुख्यतः दो वर्ग होते हैं, कौन कौन से, शासक अभिजन वर्ग और विरोधी अभिजन वर्ग, विपक्षी अभिजन वर्ग। तो वास्तविक रूप में जनता तो इन दो में से एक को चुन देती है। इसके बाद में एफ है, किसी राजनीतिक समाज में अभिजन वर्ग के दो प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं, शासक अभिजन तथा विरोधी अभिजन। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि भाई चाहे आप किसी भी राजनीतिक समाज का अध्ययन कीजिएगा, वास्तविक रूप में वहाँ अभिजन वर्ग के दो प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं। सिद्धांत कहता है, कौन सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। कौन कौन से, शासक अभिजन जो सत्ता में रहते हैं तथा विरोधी अभिजन जो विपक्ष में बैठते हैं। इसीलिए ये सिद्धांत कहता है कि वास्तविक रूप में भाई यहाँ जनता का शासन नहीं होता है, बल्कि वास्तविक रूप में जनता तो अपने मत का प्रयोग करते समय केवल इन दो में से एक को चुन देती है, बस शासक अभिजन और विरोधी अभिजन में से। तो फिर जनता का शासन कहाँ हुआ? इनका कहना है कि वास्तविक रूप में शासन तो अभिजन वर्ग का, ये भी अभिजन है, ये भी अभिजन है, ये सत्ता में है, ये विपक्ष में है, बस बात इतनी से जनता इनमें से एक को चुन देती है। तो वास्तविक रूप में संघर्ष तो किसके बीच में हो रहा सत्ता प्राप्ति के लिए? अभिजन के जो दो प्रमुख प्रकार हैं, अर्थात शासक अभिजन और विरोधी अभिजन में ही सत्ता के लिए संघर्ष होता है। जनता तो इन दो में से एक के ऊपर ठप्पा लगा देती है, एक को समर्थन दे देती है, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ मैंने जो आपको बताया ना, चौथा लक्षण, लोकतंत्र के संचालन में अभिजन वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है? आप इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हो गए लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की मूल मान्यताएं एवं लक्षण। आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की निम्न में से मूल मान्यता कौन सी है? आपको इनमें से कोई भी एक दे दिया जाएगा, 3 विकल्प और दे दिए जाएंगे, छटनी कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में भाई चाहे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत हो, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत हो, या फिर लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत हो। मैं 2 सिद्धांत पहले समझा चुका हूँ, तीसरा सिद्धांत चल रहा है, ठीक है भाई। तो कोई भी सिद्धांत सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। मैं तो ये कह सकता हूँ कोई भी व्यक्ति ही जब सर्वगुण संपन्न नहीं है तो फिर व्यक्ति के द्वारा दिए गए विचार क्या सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए सभी सिद्धांत में कमियां पाई जाती हैं, आलोचकों के द्वारा उनकी आलोचनाएं की जाती हैं। इसी ही बात को ध्यान में रखते हुए हम लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत की आलोचना की चर्चा करेंगे। आलोचक इसमें क्या क्या कमियां निकालते हैं, क्या क्या इसकी आलोचना करते हैं। नंबर 1, इस सिद्धांत के लोकतांत्रिक होने में संदेह है। आलोचकों का कहना है कि ये सिद्धांत लोकतांत्रिक है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र व्यक्ति को बौद्धिक प्राणी मानता है, परंतु ये सिद्धांत व्यक्ति को अबौद्धिक प्राणी मानता है। बात सत्य है। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की जब हमने आपको मान्यताएं बताई थी तो ये कहा था कि भाई ये सिद्धांत तो जो है व्यक्ति को बौद्धिक प्राणी मानता है और ये कहता है कि उसको स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपना हित अहित स्वयं जानता है, स्वयं अच्छे निर्णय ले सकते। इसलिए वो क्या कह रहा है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि व्यक्ति बुद्धिमान है। लेकिन जो लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है भाई, ये व्यक्ति को बुद्धिमान या बौद्धिक प्राणी नहीं मानता है, बल्कि अबौद्धिक प्राणी मानता है। अगली बात क्या है? मतलब इस सिद्धांत के लोकतांत्रिक होने में संदेह भी ये लोकतांत्रिक सिद्धांत है। आलोचक कह रहे हैं ये बात। तो पहली बात तो ये होगी, इसलिए संदेह हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि ये जो लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, ये समानता के स्थान पर असमानता पर बल देता है। समानता के स्थान पर असमानता पर बल देता है और ये व्यक्ति को अबौद्धिक प्राणी मानता है। 2 बातें हो गई। अगली बात मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि समानता के स्थान पर असमानता पर बल देता है। जैसे इसकी शुरुआत हम राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स से कर सकते हैं। अरस्तु ने कहा था कि प्रकृति से कुछ व्यक्ति जो है बुद्धिमान होते हैं, बाकी मंदबुद्धि के होते हैं। और आज भी हम ये बात मानते हैं कि असमानता प्रकृति का नियम है। वैसे देखा जाए तो इसके समर्थन में हम तर्क दे रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि वास्तविक रूप में असमानता प्रकृति का नियम है, सत्य है ये बात। परंतु भाई आलोचक कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो ये सिद्धांत है समानता के स्थान पर असमानता की बात करता है, जबकि लोकतंत्र की जो मूल मान्यता है वो ये है क्या कि ये समानता को स्वीकार करता है। जैसे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है वो इसकी बात करता है। अगला क्या है? स्वतंत्रता की तुलना में सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है। कौन? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत वास्तव में स्वतंत्रता की तुलना में सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए भी आलोचकों का कहना है कि भाई ये लोकतंत्री सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्री सिद्धांत में सच्चाई ये है कि
स्वतंत्रता पर बल दिया जाएगा, मतलब लोकतंत्र में स्वतंत्रता पर बल दिया जाएगा, जबकि ये स्वतंत्रता की तुलना में सुरक्षा को महत्वपूर्ण मान है। अगली बात, नेतृत्व के सिद्धांत पर बल देता है। ये कौन? विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत नेतृत्व के सिद्धांत पर बल देता है, जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में केवल अभिजन वर्ग को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इसमें नेता एवं अनुयायी दो वर्गों में बांट दिया जाता है। किसको? संपूर्ण समाज को। एक तरफ नेतृत्व करने वाले जो कि अभिजन है, दूसरी तरफ जनसाधारण अनुयायी। तो वास्तविक रूप में इसमें दो वर्ग बन जाते हैं। कौन कौन? नेता एवं अनुयायी। ठीक है, इसलिए वास्तविक रूप में हम ये कह सकते हैं कि यह सिद्धांत लोकतांत्रिक होने में संदेह के योग्य है, संदेह के काबिल है, इस पर संदेह किया जा सकता है। दूसरी आलोचना, दूसरा बिंदु, इसके अंतर्गत मैंने जो इसकी महत्वपूर्ण बातें सारी नोट कर दी हैं, आप नोट कीजिएगा। दूसरी आलोचना है, यह लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं बल्कि वर्गीय सिद्धांत है। वास्तव में आलोचकों का कहना है कि भाई ये जो लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है ना, ये वास्तव में लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं है बल्कि वर्गीय सिद्धांत है। अर्थात ये केवल 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 अभिजन वर्ग के शासन की बात कर रहा है। इसका कहना है कि समाज में कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धनवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, जिनमें शेर और लोमड़ी जैसे गुण पाए जाते हैं, जो कि संख्या में कम होते हैं, इसलिए वो अल्पसंख्यक होते हैं और अल्पसंख्यकों के द्वारा ही शासन किया जाता है। इसलिए वास्तव में यह लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं है बल्कि वर्गीय सिद्धांत है, वर्गीय सिद्धांत है। और वह वर्ग कौन सा है जो शासन करता है? अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग कौन? जो समाज में वास्तविक रूप में बुद्धि, धन, चतुरता की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। जैसे यहाँ वास्तविक रूप में अभिजन वर्ग के विभिन्न नाम दिए हैं। जैसे इन्होंने कहा है, अभिजन वर्ग को नाम दिया राजनीतिक वर्ग, शासन करने वाला विशिष्ट वर्ग और शक्ति युक्त विशिष्ट वर्ग, शक्ति युक्त विशिष्ट वर्ग। तो वास्तविक रूप में इनसे ऐसा लग रहा है कि यह जो सिद्धांत वो लोकतांत्रिक नहीं है बल्कि वर्गीय सिद्धांत है। ठीक है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि अभिजन वर्ग के जो विभिन्न नाम हैं, ये तीनों नाम याद रखेंगे, एग्जाम में किसी भी रूप आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरी आलोचना, शासक वर्ग अपने हितों को प्रधानता देता है। भाई इतिहास इस बात का साक्षी है, चाहे शासन लोकतंत्र रहा हो, चाहे शासन कुलीन तंत्र रहा हो, चाहे शासन राजतंत्र रहा हो, चाहे शासन का कोई भी रूप क्यों न हो, वास्तविक रूप में शासक वर्ग अपने हितों को हमेशा प्रधानता देता है। सच्चाई है ये, मतलब शासक वर्ग अपने हितों को प्रधानता देता है, आज भी ये सत्य है। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि अभिजन वर्ग जनहित में कार्य करेगा? हरगिज इस बात में यकीन नहीं किया जा सकता। अगला है चौथा, प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत। एकत्ववादी सिद्धांत का मतलब होता है जहाँ पर प्रभु सत्ता को विभाजित नहीं माना जाता है, बल्कि जो प्रभु सत्ता होती है, संप्रभुता होती है, उसका वास एक ही स्थान पर माना जाता है, उसे किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता है, उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत के साथ ही शासक वर्ग की संगठित शक्ति में विश्वास करता है। अर्थात वास्तविक रूप में आलोचकों का कहना है कि ये सिद्धांत प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत के साथ ही शासक वर्ग की संगठित शक्ति में विश्वास करता है, जबकि वास्तविक रूप में समाज में सत्ता विभाजित होती है। पांचवा है ये सिद्धांत मतलब विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। यह सिद्धांत अपनी प्रकृति से व्यवस्थावादी, नोट कीजिएगा, यह सिद्धांत मतलब विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, यह सिद्धांत अपनी प्रकृति से व्यवस्थावादी, अनुदारवादी एवं रूढ़िवादी है। आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में यह सिद्धांत अपनी प्रकृति से व्यवस्थावादी इसलिए कि वास्तविक रूप में यहाँ जो अभिजन वर्ग होता है वह जनहित में कार्य करता है, जिससे कि वास्तविक रूप में उनकी व्यवस्था बनी रहती है। इसी ही के साथ में जब जनहित में नीतियां बनाई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में ये कार्यकुशलता के साथ कार्य कर पाते हैं, इसलिए ये व्यवस्थावादी हैं। दूसरा अनुदारवादी एवं रूढ़िवादी है। अनुदारवादी एवं रूढ़िवादी इसलिए आलोचकों का कहना है कि ये अनुदारवादी और रूढ़िवादी इसलिए हैं
कि वास्तविक रूप में यहाँ ये किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं। वास्तविक रूप में समाज की जो परंपराएं होती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, ये उसके आधार पर ही कार्य करते हैं। इसलिए आलोचकों का कहना है कि ये अनुदारवादी एवं रूढ़िवादी हैं, जबकि वास्तविक रूप में ये व्यवस्थावादी तो हैं, परंतु भाई मूल जो आलोचना है इसकी ये होगी, वो जो मैंने पहली बात बताई है उसमें तो क्या इसका पक्ष लिया जा रहा है, लेकिन आलोचना इस रूप में की जाए कि वास्तव में ये कहते ये हैं कि भाई हम जनहित में नीतियाँ बना रहे हैं। अभिजन वर्ग कहता है कि हम जनहित में नीतियाँ बना रहे हैं, इसलिए हम कार्यकुशलता के साथ कार्य कर सकते हैं। लेकिन भाई सच्चाई ये है, इतिहास इस बात का साक्ष्य है, मैंने इस पीछे बता भी दिया, आपको पीछे बताया भी है कि शासक वर्ग सबसे पहले अपने हितों को ध्यान में देता है, उसके बाद में जनसाधारण की बात करता है। इसलिए आलोचक इस आधार पर भी इसकी आलोचना कर रहे हैं कि वास्तव में अभिजन वर्ग जनहित में कार्य करेगा ही करेगा, यह है कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए यह सिद्धांत अपनी प्रकृति से व्यवस्थावादी, अनुदारवादी एवं रूढ़िवादी है। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।